नमस्कार। इस वीडियो में हम साइंस के क्लास 7 क्लास के सारे चैप्टर को देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस का पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी के द्वारा जो टीचर भर्ती की जा रही है वैसे एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्लास 7 का साइंस का एक एक चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब। तो पहला चैप्टर है इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो न्यूट्रिशन है उसके बारे में। तो देखिए दो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, वो हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप। ऑटो मतलब होता है खुद, सेल्फ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब जो लोग खुद से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट, पेड़ पौधे, वो खुद से अपना खाना बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप बोला जाता है। और हम लोग हेट्रोट्रॉप हो गए, जो दूसरों पर निर्भर है, खाना अपने खाना के लिए हम लोग दूसरों पर निर्भर है। तो दो टर्म वहाँ पे था। अब देखिए ये आपका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म क्या है पूछ लेगा। जेली लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के आसपास रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। तो पूछ लेगा कि जेली लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड, मतलब कि न्यूक्लियस के आसपास, वो साइटोप्लाज्म हो जाता है। फिर देखिए गार्ड सेल होता है, जिस पोर जो होता है उसके आसपास गार्ड सेल होते हैं, और उस पोर को स्टोमेटा बोला जाता है। और इसी से बाहर ये जाता है, जो एक्स्ट्रा आपका पानी हो गया वो जाता है। पत्ते में होता है स्टोमेटा, आपको फोटो में भी दिखेगा आगे। जो प्लांट में ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। इसी की हेल्प से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाता है। मतलब क्लोरोफिल की मदद लेता है खाना बनाने में प्लांट लोग, पेड़ पौधे लोग। और जो खाना बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब कि रोशनी के प्रेजेंस में, उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो देखिए यही गार्ड सेल है, ये ओपनिंग के बगल में है गार्ड सेल, पत्ते में होता है ये बीच में देखिए स्टोमा ओपनिंग है, बीच में देख सकते हैं, और उसके आसपास गार्ड सेल है। वहाँ पे स्टोमा में, मतलब पत्ते के पार्ट है स्टोमा। पूछ लेगा स्टोमा किसका पार्ट है, तो वो मारिएगा पत्ता का पार्ट है, लीफ का पार्ट है। और होस्ट क्या होता है, जो दूसरे पे रहता है, जो कोई चीज़ है जो दूसरे पे निर्भर है, तो वो होस्ट हो गया, जिस पे निर्भर है वो होस्ट कहलाता है। आप देखते हो जो टीवी, जैसे वर्ल्ड कप मैच हो रहा है, तो उसमें जो किस पे देख रहे हो, हॉटस्टार पे देख रहे हो ऑनलाइन, तो वो होस्ट कर रहा है, मतलब कि वर्ल्ड कप को वो होस्ट कर रहा है, वो उसका मालिक है एक तरह से। और उसके ऊपर कौन लोग, हम लोग जैसे लोग निर्भर हैं, तो वो होस्ट हो गया। ऐसे ही प्लांट में हो गया, जिस पे क्लाइम कर रहा है, तो मतलब जिस पे क्लाइम कर रहा है वो होस्ट हो गया, जैसे लकड़ी हो गया, ये सब होस्ट हो गया। तो एक है, ये देखिए कुस्कुटा, याद रखिए कुस्कुटा क्या बोल देगा पैरासाइट है, अलगई है, ये है वो है। तो आप याद रखिए पैरासाइट है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, सीधे पूछेगा तो यही पूछेगा। कुस्कुटा क्या है, पैरासाइट है। सेप्रोफाइट देखिए, सेप्रोट्रॉप या सेप्रोफाइट, ये सभी जो है ना, जो लोग गले सरे पे उगते हैं ना, उसको सेप्रोफाइट बोला जाता है। जैसे कि मशरूम हो गया, ये सेप्रोफाइट हो गया, क्योंकि जहाँ पे गला सारा लकड़ी वकड़ी होता है वही भी मशरूम उगता है, जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और फंगाई, जैसे ब्रेड पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं अलगी, ये वो। तो अब याद रखिए उसको फंगी बोलते हैं, फंगी जो ब्रेड पे आ जाता है ना, रुई की तरह, उसको फंगी बोलते हैं, याद रखिए इस तरह से। फिर देखिए कोई दो लोग हैं एक साथ रह रहे हैं, कोई दो प्लांट है एक साथ रह रहे हैं, या कोई दो भी ऑर्गेनिज्म है एक साथ रह रहे हैं, और दोनों का उसमें फायदा हो रहा है, किसी का घाटा नहीं हो, दोनों का फायदा हो रहा है, उसको बोला जाता है सिम्बायोसिस। याद रखिए सिम्बायोसिस में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है जो जिसके साथ रह रहा है। ऐसे वो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकेन। लाइकेन क्या है, ये इसमें एक अलगी होता है, एक फंगस होता है, ये इसका कम्बिनेशन है लाइकेन, तो फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है, अपना अपना कम्बिनेशन में दोनों को फायदा होता है, और इसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं। तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का नाम है,
जो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन बनाता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देखे, यूरिया हम देते हैं ना, यूरिया में क्या मेन देते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं। तो ये जो हम बाहर से केमिकल दे रहे हैं, बाहर से केमिकल ना दे के एक बैक्टीरिया डाल दीजिए, राइजोबियम, यही काम करेगा, नाइट्रोजन देगा प्लांट को। तो बोलेगा कि नाइट्रोजन को देने के लिए नेचुरल तरीके से कौन सा बैक्टीरिया ज़रूरत है, राइजोबियम। या राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये क्या है, तो आपको बैक्टीरिया मानना पड़ेगा, ये याद कीजिए। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है आपको। हेट्रोट्रॉप कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं खुद पे, जो खुद से खाना बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉप जो दूसरों से छीन लेते हैं या दूसरों का खाना बनाया खाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1। दूसरा चैप्टर है न्यूट्रिशन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो डाइजेशन क्या होता है, मतलब जो आपने खाना खाया इतना मोटा मोटा, तो वो धीरे धीरे उसको छोटे छोटे एकदम टुकड़ों में करके उसमें से विटामिन मिनरल्स निकाल के पचा लेना ही डाइजेशन कहलाता है। तो ये पूछेगा नहीं डाइजेशन क्या होता है, ये देख लीजिए। ये पूछ सकता है आपको बक्कल कैविटी कहाँ होता है, तो मुंह में होता है। सैलिवरी ग्लैंड भी कहाँ होता है, यहीं पे होता है। सैलिवा देखते हैं, जो लार होता है उसको सैलिवा ही बोलते हैं। तो मुंह में ये छोड़ता है, सैलिवरी ग्लैंड का सैलिवा मुंह में जाता है। गॉल ब्लैडर देख लीजिए कहाँ पे है, लीवर के बगल में, पूछ सकता है। और 4 तरह के आपके टीथ, जो टीथ आप सब पढ़ते हो ना, 4 तरह का होता है। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर, मोलर। मोलर एकदम साइड वाला, प्री मोलर उसके बगल में, कैनाइन एकदम नोकीला, जो दांत एकदम नोकीला नोकीला होता है वो कैनाइन है, और सामने में इंसीजर है। तो 4 तरह के दांत होते हैं, याद रखिएगा। जो सलीवा होता है ना, जो सलीवरी ग्लैंड जो मुंह में आपको छोड़ रहा है, वो क्या करता है, स्टार्च जो आप खाते हैं उसमें से स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। तो आपका टूथ देखिए किसके कारण होता है, मेनली एसिड के कारण। जब एसिडिक कंटेंट शरीर मतलब दांतों में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टूथ डिके होता है। फूड पाइप या ऑइसोफोगस, तो ऑइसोफोगस क्या है पूछेगा, तो ये फूड पाइप है, मतलब खाना ले जाता है, ये जो है ना फूड पाइप, इसको ऑइसोफोगस बोलते हैं। ये खाना देखिए जा रहा है, तो लीवर जो है ना हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। जिससे क्या निकलता है, लीवर से निकलता है बाइल जूस। और जूस वो कहाँ पे स्टोर रहता है, गाल ब्लैडर में पड़ा रहता है जब तक उसका यूज़ नहीं है। और बाइल का यूज़ क्या है, फैट का पचाने में। 4 पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड, इससे निकला बाइल। बाइल है गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ, और समय पड़ने पे ये फैट को पचाने में यूज होता है। बाइल फैट को पचाने में यूज होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जब खाना पच गया पूरी तरह से, जब पेट में आपके एसिड उसिड सब कुछ मिला उला के पच गया, तो उसको एब्जॉर्ब करना है, उसको शरीर में पहुंचाना है, सेल सब में। तो वो जो सोखने का काम करता है ना, उसी को बोलते हैं बिलाई, बिलार, बिलाई, बिलाई जो है ना, वो सोखने का काम करता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, जो प्रोटीन, जैसे कि आप खाना पच गया आपका पूरा, बिलाई ने सोख लिया और शरीर को दे दिया खून, तो सोख के क्या किया, वो खून में चला गया, बहुत सारा चीज़ उसका खून में चला गया। खून में जाते जाते जगह जगह पहुंच गया, तो कहीं कुछ कुछ जगह जाके प्रोटीन बनाने में इसकी हेल्प से, जो खाना सोखा गया है प्रोटीन बनाने में काम आएगा, है ना, जब बाहर से लिए हैं। तो इस प्रोसेस को, जो प्रोटीन बनाने का विधि को, ये सब है ना, इसी को एसिमिलेशन बोला जाता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है, मतलब छोटे छोटे से मिला के बड़ा चीज़ बनता है, प्रोटीन बड़ा बनता है ना, ये याद रखिएगा, छोटा से बड़ा हो रहा है तो एसिमिलेशन है वो। इजेशन क्या है, जो आपका बाहर फेंक दे रहे हैं मूत के, वही इजेशन। या जो टॉयलेट करते हैं आप, वही इजेशन, उसी को बोलते हैं इजेशन। तो
तो जो ग्रास जो खाते हैं, जो गाय भैंस सब खाते हैं, वो क्या करती है, तो ग्रास को खाती है तुरंत में और उसको स्टोर कर लेती है। ऐसा नहीं कि उसको पच गया तुरंत में, शरीर में उसको स्टोर कर लेती है, स्टोमक में तो स्टोर कर लेती है। उस पार्ट जहाँ वो स्टोर होता है उसको बोला जाता है रूमेन। रूमेन, याद रखिए, रूमेन बोला जाता है। और इसी प्रोसेस, अब रूमेन में चला गया और वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है। रूमेन में जो खाना होता है, जो घास का जो रिमेन्स होता है, पार्शियली मतलब आधा अधूरा वो डाइजेस्ट किया हुआ रहता है, तो उसको कड बोला जाता है। मतलब रूमेन है जगह का नाम। इसके अंदर में क्या होगा, जो घास रहेगा उसको कड बोलते हैं ना, कर्ड नहीं, मतलब दही नहीं, कड। और उस फिर उसको बाद में जमा देखते होंगे, बाद में चला गया गाय भैंस को खूंटा बांध दिया, तो उसके बाद वो जमाई करता रहा। तो करता क्या है, ये जो घास है ना, जो कड है, उसको पचा रहा था। इसी को बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन। ग्रास में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है। क्वेश्चन पूछेगा ग्लास में सबसे ज्यादा क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल डबल सेल, तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। सिंगल सेल होता है, एक सेल का ही होता है वो। इसके अंदर जो पैर नहीं होता असली, तो इसके अंदर किससे मुंह पर ये आगे बढ़ता है या इधर उधर घूमता है, किससे, इस सूडोपोडिया से घूमता है, याद रखिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब है चैप्टर नंबर 3, हीट, गर्मी। तो फिजिक्स का चैप्टर है, तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन। हॉट एंड कोल्ड आप जानते ही, समझते ही हैं। हॉट एंड कोल्ड क्या होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर समझ रहे हैं, जो क्लिनिक में यूज हो रहा है। ये याद रखिए, नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रात में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कंडक्टर आप समझ ही रहे हैं, जो हीट को इधर से उधर में यूज होता है। जैसे कि मेटल का कोई आइटम है, उसको छूने से गर्मी लगता है ना, तो मतलब कंडक्टर है। जैसे लकड़ी को आप छूजिएगा तो गर्मी नहीं लगता है, तो वो है नॉन मेटल। तो कन्वेंशन क्या होता है, आप देखिए, अब पानी को नीचे से गर्म कर रहा है गैस उस पर रख के, इसको तो वो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं है ना, वो वही है उसके अंदर। अब मतलब एक हवा के थ्रू इसके अंदर हीट जा रहा है एक तरह से, है ना। पानी, आग क्या कर रहा है, आग से ये इसको हीट किया, फिर ये यहाँ का जो हीट होता है, यहाँ जो पानी मतलब यहीं पे आप देते हैं गर्म, मतलब आग देते हैं नीचे, ऐसा थोड़ी हर जगह से दे रहे हैं आग, बस नीचे में आग दे रहा है, नीचे में आग दे रहा है। तो क्या हो रहा है, यही का पार्टिकल गर्म हुआ, ऊपर चला गया, फिर इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो फिर नीचे ठंडा पानी आ गया, फिर वो गर्म हुआ। तो ऐसे ही जो गर्म हो रहा है ऊपर जा रहा है, फिर साइड हो जा रहा है, फिर नीचे ठंडा पानी आ रहा है, फिर वो गर्म हो रहा है, साइड हो जाता है। ऐसे करते करते ये पूरा गर्म हो जाता है। तो इस विधि को ही कन्वेंशन बोलते हैं। या समझिए ना, जो ठंडा में आप जो गैस पे पानी जमाते हैं, वो कन्वेंशन है, कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन। अब देखिए, सी ब्रिज लैंड ब्रिज पूछेगा कि सी ब्रिज में क्या होता है। उसमें क्या होता है, सी से हवा मुड़ता है, हवा घूमता है। मतलब लैंड ब्रिज या सी ब्रिज, जो नाम है ना, जो सी है मतलब सी से घूम रहा है, लैंड मतलब लैंड से हवा जा रहा है कहीं पे, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मतलब ये देखिए, तो सी ब्रिज में क्या हुआ है, सी से हवा जा रहा है, ये सी गया, ठीक। और जो गर्म हवा है, गर्म हवा जो लैंड का है और सी की तरफ जा रहा है, और सी से जो ठंडा हवा है आपकी तरफ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, बारिश हो जाएगा आपकी तरफ। तो सी ब्रिज में, सी ब्रिज बस याद रखिए, सी ब्रिज में क्या हो रहा है, गर्म हवा आपकी तरफ से जा रहा है सी की तरफ। गर्म हवा आपकी तरफ से, मतलब हम लोग लैंड पे रहते हैं, पानी की तरफ जा रहा है सी की तरफ। और ये नॉर्मली होता है दिन में, है ना, क्योंकि दिन में गर्मी होती है ना, लैंड की गर्मी ज़्यादा होता है, मतलब ज़मीन ज़्यादा तप जाएगा पानी के मुकाबले, तो इसीलिए दिन में इधर होता है। और लैंड ब्रिज मेनली रात में होता है, रात में होता है मेनली, याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट है। सी ब्रिज में गर्म हवा गया लैंड से सी की तरफ, मतलब ये पूछ सकता है आपको। देखिए यही है टाइम,
सी में क्या हुआ, लैंड से हवा गया पानी की तरफ, हाँ पानी की तरफ दिन में। सन से आप किस तरह से रेडिएशन, आप समझते हैं रेडिएशन, सुनते ही हैं तो यही है रेडिएशन। तो ये था, यही था चैप्टर नंबर। तो चैप्टर नंबर 4 है एसिड, बेस और साल्ट के बारे में देखते हैं। एसिड आप जानते ही हैं, एसिडिक जो होता है जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो एसिडिक हो गया, जिसका 7 से बड़ा हो वो बेस हो गया। एसिड जैसे किसको बोलते हैं, लेमन जूस है, ऑरेंज का जूस है, ये सब है ना, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। तो देखिए एक नेचुरल चीज होता है लाइकेन, मतलब कोई जो चीज है, कोई भी चीज है उसको हम एसिड है कि बेस है कैसे जानेंगे, तो लाइकेन की हेल्प से जानते हैं, लाइकेन की हेल्प से। ये नेचुरल डाई है, मतलब नेचुरल, मतलब जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर वो कहाँ से बनता है, लाइकेन से बनता है। क्वेश्चन पूछेगा लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइकेन से बनता है, ये दिमाग में रखिए। और ये नेचुरल डाई है। अब देखिए विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, याद रखिएगा। बोल देगा विटामिन सी की कौन सा एस्कॉर्बिक एसिड है, और किसमें क्या होता है ये सब याद मत कीजिए, इतना आपको याद होगा नहीं। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पे हैं वो मैं बता देता हूँ। जो पूछता है एंट जो चींटी काटती है तो उसके उसमें क्या निकलता है, फॉर्मिक एसिड निकलता है, याद रखिएगा। विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये याद रखिए। और यहाँ पे एक है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि यहाँ पे दिया हुआ हर एक इंपॉर्टेंट एसिड है उसको याद कर सकते हैं आप, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वाला था, पहला, दूसरा और ये। फिर देखिए एंटासिड, जब आपका गैस में देखते होंगे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, एसिड बोलते हैं ना, एसिड बढ़ गया तो उसमें उस समय क्या देते हैं हम, एंटासिड देते हैं ताकि आपको रिलीफ मिले। और जो एंटासिड होता क्या है, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो पूछ दे एंटासिड कब दिया जाता है, जब आपका पेट में एसिड बढ़ की मात्रा बढ़ गई है। तो एंटासिड होता क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसको बोलते हैं, या मैग्नीशियम जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब MgOH2 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो देखिए एंट एसिड है, एंट के बाद से क्या फॉर्मिक एसिड बनता है, ये याद रखिए, मतलब उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। देखिए इस पॉइंट से क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक। तो देख लीजिए जो सॉइल होता है ना, बहुत ज़्यादा एसिड यूज होता है तो एसिडिक बन जाएगा, बहुत ज़्यादा बेस यूज होगा तो बेसिक बन जाता है। तो दोनों केस में हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और हम ठीक तरीके से खेती कर सकें। जब सॉइल एसिडिक हो जाए तब उसको में हम क्विक लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, स्लैक्ट लाइम या जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। ये जो ग्रीन कलर में अंडरलाइन किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि बेस वाला ये पूछ चुका है, बेसिक वाला पूछ लिया है, ऑर्गेनिक मैटर यूज करते हैं ये पूछ चुका है ये, ठीक। तो इसीलिए दिमाग में एकदम रखें एसिड के वक्त क्या यूज करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्विक लाइम एंड स्लैक्ट लाइम, ये बोल देगा, ये ऑप्शन में रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब याद रखिए, क्विक लाइम का मतलब CaO है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैक्ट लाइम मतलब CaOH2 है, ये सब याद रखिए। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है पूछेगा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। और ये पॉइंट याद रखिए एसिड के बारे में, बस बेस को दूध का उल्टा निकल, ये थोड़ा खट्टा होता है, एसिड ना खट्टा होता है, सॉर होता है। और ये ब्लू को लिटमस को रेड करता है, बिहार याद रखिए, बिहार का क्या होता है, ब्लू को रेड किया, बिहार का जो गाड़ी का कोड है बिहार होता है, तो याद रखिएगा। एसिड ना बी को आर कर दिया, ब्लू को रेड कर दिया, तो बेस क्या करेगा, रेड को ब्लू कर देगा, दिमाग इसलिए याद मत ज़्यादा कीजिए, बिहार याद रखिए एसिड। तो ये था चैप्टर नंबर। तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ये क्या होता है, फिजिकल चेंज जो आपके अंदर बदलाव आता है ना सर, आप देखते हैं आपका हाइट बढ़ जाता है धीरे धीरे, आपका उंगली बढ़ जाता है, आपका नाखून बढ़ जाता है, तो ये सब फिजिकल चेंज जो आपके आंखों से दिख रहा है ना, फिजिकल चेंज। और केमिकल का मतलब रिएक्शन हुआ है ना, रिएक्शन हो गया उसके अंदर, तो आपको मतलब चीज़ें ही बदल गई, मतलब शेप साइज कलर स्टेट उसमें बदलाव, उसको फिजिकल चेंज बोलता है। स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया,
ये सब फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन में जो जंग लग जाता है, वो बोलेगा क्या किस तरह का चेंज है, वो सब केमिकल चेंज है। और नॉर्मली केमिकल चेंज जो होता है ना, उसको आप वापस नहीं ला सकते, मतलब उल्टा नहीं कर सकते। रस्टिंग हो गया अब तो आयरन बर्बाद हो गया, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और करके आप बचा लीजिएगा उसको। देखिए यहाँ पे कुछ याद, कुछ ही जगह ऐसा कलर ये बताया है एनसीईआरटी में, तो इसलिए याद रखिए। कॉपर सल्फेट जो होता है ना, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू। कॉपर सल्फेट ब्लू। आयरन सल्फेट ग्रीन होता है, याद रखिएगा कि आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, तो ग्रीन होता है, याद रखिए। तो एसेटिक एसिड, विनेगर जो था ना, यही एसेटिक एसिड था, और CH3COO जिसका फॉर्मूला होता है। तो पूछेगा एसिटिक एसिटिक एसिड किस में होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा विनेगर, तो विनेगर मारना पड़ेगा, ऐसा पूछेगा। बेकिंग सोडा, जो खाने में सोडा यूज करते हैं फुलाने उलाने खाना को थोड़ा खस्ता करने के लिए, उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का याद करिए, लिखिए। अब देखिए आयरन का रस्टिंग, तो आयरन का जब रस्ट बन जाता है, मतलब आयरन में ऑक्सीजन हवा में होता है, उससे मिलके और वाटर के प्रेजेंस में, ये दोनों के प्रेजेंस में उसका रस्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं। तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो फॉर्मूला याद रखिए, जो आयरन रस्ट जो बन रहा है आयरन ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला याद रखिए Fe2O3, क्योंकि आयरन के और भी कंपाउंड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, पर इस यहाँ पे रस्ट में यही बन रहा है, Fe2O3, याद रखिए। एनसीईआरटी के हिसाब से यही बन रहा है, याद रखिए, ये पूछेगा अगर पूछा तो। रस्ट जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या है। और रस्टिंग के वक्त ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना एकदम जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस वाटर लइए तो रस्टिंग नहीं होगा, खाली हवा लइए तो नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है, पानी और हवा का। तो गैल्वेनाइजेशन एक होता है, जैसे कि कोई मतलब रस्टिंग हो गया ना, हवा में, हवा से आयरन था आपका, हवा से आया, हवा में लग गया, तो यह रस्ट हो गया, तो आपका आयरन तो बर्बाद हो गया। तो इसको बचाने के लिए इस पे जिंक का परत लगा देते हैं, तो परत लगा रहे ताकि हवा कट जाए इससे, है ना, हवा और पानी बाहर का कट जाए आयरन के से। तो परत लगा रहे जो जिंक का, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। इस परत लगाने की विधि को ही गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैल्वेनाइजेशन में कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं, तो जिंक यूज होता है, जिंक जिंक जिंक। तो ये था चैप्टर नंबर आपका 5। ये है चैप्टर नंबर 6, रेस्पिरेशन इन ऑर्गन, मतलब वो कैसे सांस लेते हैं ना हम लोग की। सांस में क्या, कौन सा ऑर्गन हमारे शरीर में यूज होता है, हमारे शरीर में होता है लंग, है ना। इसी में इन्फेक्शन होने से क्या होता था बीमारी, न्यूमोनिया, है ना, निमोनिया हो जाता है, याद रखिए। चलिए आगे देख लेते हैं, एनसीईआरटी में सब लिखा होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो दो तरह से रेस्पिरेशन होते हैं, एक जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत होता है, एक जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत है। एनाएरोबिक में क्या होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीजन नहीं होता। पूछ लेगा कि कौन से रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन O2 नहीं होता है, मतलब हवा की जरूरत नहीं है, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, दो चीज़ें, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन, मतलब कि जो हवा ले रहे हैं आप अंदर, इन इन कर रहे हैं इन, तो उसको इनहेलेशन बोलेंगे। जो छोड़ रहे हैं, एक्स, एक्स मतलब होता है नहीं छोड़, एग्जिट एग्जिट, तो एक्स छोड़ दे रहे हैं तो एक्सहेलेशन बोलेंगे उसको। तो देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि एक ह्यूमन बीइंग 15 से 18 बार ब्रीदिंग करता है, मतलब लेता है हवा छोड़ देता है 1 मिनट में 15 से 18 बार, याद रखिएगा। तो इसमें बहुत बड़ा चीज़ होता है डायफ्राम। डायफ्राम होता है, डायफ्राम किस चीज़ का में हमको याद करता है, जो नाक है ना उसको बोलते हैं नेसल पैसेज, ठीक। फिर ट्रैकिया होता है एक, इसमें मतलब एकदम लंग के जो एकदम टच होने से पहले जो पार्ट है,
मतलब हवा जाने का शरीर में वो ट्रैकिया से जाता है, याद रखिएगा ट्रैकिया। तो ट्रैकिया किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है। फायरनेक्स भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है। इसमें कौन पहले आता है याद रखिए, पीटी। पीटी के रेस्पेक्ट में होता है, पहले पी आएगा फिर टी आएगा। मतलब क्वेश्चन में पूछ देगा कि हवा जो आपके शरीर में जा रहा है बाहर से, उसमें कौन कौन सा पहले आएगा, पहले पी आएगा फिर टी आएगा फिर और पार्ट दे देगा। तो याद रखिएगा पी आएगा पहले फिर टी आएगा, पीटी। और ये लंग है और डायफ्राम नीचे, यही है सिकुड़ता है। और दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए जब आप इनहेलेशन मतलब जब आप ले रहे हैं हवा अंदर में, तो डायफ्राम में नीचे चला जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनहेलेशन के बाद डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे जाता है। और रिब्स जो होता है ना फूल जाता है, छाती फूल जाता है ना। और डायफ्राम नीचे चला जाता है, याद रखिए। ये सब क्वेश्चन आए भी हैं और आने की संभावना भी है। तो और याद रखिए, जब हमारा लंग मतलब शरीर में जब हवा लेते हैं ना, उसमें कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21%। पर जब हवा हम छोड़ते हैं ना बाहर, मतलब सांस लेने के बाद जो बाहर छोड़ते हैं, कि उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? 4.5%। एकदम याद रखिए पॉइंट भाई। और 16.4% ऑक्सीजन होता है उसमें, या 16% ऑक्सीजन होता है और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और लेने वक्त जो हवा लिए उसमें कितना है? मात्र 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। और बाहर कितना निकलेगा? 78%। नाइट्रोजन में कोई छेड़छाड़ नहीं, पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में छेड़छाड़ हो जाता है। तो गिल्स होता है, इसकी हेल्प से जो मछली है, मछली किसकी हेल्प से सांस लेती है? तो गिल्स की हेल्प से लेती है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन। इंसेक्ट जो होता है ना, इंसेक्ट किसकी हेल्प से लेता है? ट्रैकिया की हेल्प से सांस लेता है। तो पूछेगा आदमी किसकी हेल्प से? हमारे पास लंग है, लंग की हेल्प से लेते हैं गैस का एक्सचेंज या उसका। अर्थवर्म में शरीर पे ही मतलब एक्सचेंज हो जाता है। अर्थवर्म जो है ना, तिलचट्टा, शरीर पे हो जाता है। मछली में होता है गिल्स, मछली में गिल्स होता है। इंसेक्ट में ट्रैकिया होता है। याद रखिए सब पॉइंट। सातवां है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। मतलब जो आपने खाना पीना खाया वो सब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, यही है इस चैप्टर में। तो वेन होता है, आर्टरी होता है, आपको पता ही है, ये खून से रिलेटेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब खून का इधर से उधर जाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हमारे अंदर आरबीसी होता है, जानते होंगे आरबीसी काउंट, आरबीसी। तो लाल क्यों होता है? ये हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन उसमें होता है, वही लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी की का क्या मेन काम है? ये जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है। मतलब जो बाहर से कुछ कुछ उल्टा पुल्टा आ जाता है ना, वायरस आ जाता है ये वो, तो छोटा मोटा वायरस को डब्ल्यूबीसी खत्म कर देता है। और प्लेटलेट होता है। तो प्लेटलेट प्लेटलेट आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये तीनों ब्लड के अंदर में होते हैं ना, याद रखिएगा। डेंगू में क्या, यही प्लेटलेट कम हो जाता है आपका। आर्टरी में पूछ देगा कि किसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो आर्टरी में होता है, याद रखिएगा आर्टरी में। तो वेन में क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। मतलब देखिए आर्टरी और वेंट्रिकल। तो ऊपर के हमारे दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, है ना। ऊपर में 2, नीचे में 2। ये देखिए इस ये जो है ना, ये बाउंड्री है। तो इसके ऊपर एक हो गया, नीचे में 2 हो गया, नीचे में एक एक हो गया दोनों साइड। तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो ये जो ऊपर है ना, ऊपर को बोला जाता है आर्टरिया और नीचे वाले को बोला जाता है वेंट्रिकल, यही है। और दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले किससे ये ज्वाइन होते हैं? इसको बल्ब बोला जाता है, बल्ब। बल्ब वही ना, बल्ब जिससे आप घुमा के नहीं ना पानी को कम ज़्यादा करते, वही बल्ब बोला जाता है इसको। अब एक्सक्रेशन मतलब वही जो आप बाहर निकाल रहे हैं, उसी को एक्सक्रेशन बोला जाता है। तो हमारे शरीर में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी होता है। किडनी ही हमारे
पानी वानी में जो यूरिया है, जो भी है खराब तत्व, उसको फिल्टर करता है। किडनी फिल्टर का काम करता है हमारे अंदर शरीर में। जो हमारा मूत्र है ना, कहाँ पे स्टोर होता है? ये मूत्र जो होता है, पेशाब जो होता है, वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। पूछ देगा किस में स्टोर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। एकदम जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रा बोला जाता है। और डायलिसिस किससे रिलेटेड है? यही, जब किडनी आपका खराब हो गया तो आर्टिफिशियल तरीके से इसको प्योर करना पड़ेगा। मतलब कि पानी जो आप पी रहे हैं उसमें जो जो उल्टा पुल्टा तत्व है उसको बाहर फेंकना पड़ेगा शरीर के बाहर। तो ये खुद खुद से आर्टिफिशियल तरीके से करने की विधि को ही डायलिसिस बोलते हैं। प्लांट में देखिए, प्लांट में भी खाना और पानी का होता है। पत्ता क्या करता है? खाना बनाता है और दूसरे जगह पहुंचाता है, दूसरे पार्ट में बनाता है, क्योंकि हर पार्ट तो थोड़े बनाता है। पर पत्ता में बस खाना बना और दूसरे पार्ट में गया। पर उसको पानी वानी कहाँ से मिलता है? हवा से तो नहीं मिलता है, ये नीचे से लेके जाता है। रूट से लेके हवा और न्यूट्रिएंट लेके जाता है। न्यूट्रिएंट मतलब कि जो यूरिया उरिया डाल रहे वो कहाँ ऊपर जाएगा? वो नीचे से जाता है। तो देखिए, दो पार्ट होते हैं इसीलिए। जाइलम होता है और एक फोलेम होता है। दो तरह की टिश्यू होती है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, जाइलम फोलेम। तो याद रखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ कि क्या एकदम याद रखना है। वाटर न्यूट्रिएंट को जो ले जाता है वो जाइलम है। अब वाटर न्यूट्रिएंट कहाँ पे बताया था मैंने? जमीन से लेकर जाएगा न्यूट्रिएंट। अब समझिए ना, अब यूरिया डालना है तो कहाँ डालना है? पत्ता में थोड़ा डालना है, जमीन पे डालना है। जमीन से वो नीचे ऊपर लेकर जा रहा है। तो रूट से लेकर लीफ तक जो ले जाता है उसको जाइलम बोला जाता है। दो पॉइंट याद रखिएगा एकदम। रूट से लीफ की तरफ जो लेके ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों का, किस चीज़ का? वाटर न्यूट्रिएंट का, उसको जाइलम बोला जाता है। और फोलेम एकदम उल्टा हो जाता है। जो खाना बना पत्ता में उसको दूसरे भाग में पहुंचाना किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। 8वां चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में क्या हुआ, मतलब सेक्सुअल में क्या हुआ, दो तरह के होंगे, मेल फीमेल हुआ। ए सेक्सुअल में क्या होगा, सीड बनेगा नहीं, सीधा बन जाएगा प्लांट, है ना। आप देखते होंगे पेड़ वेड़ में, देखते सीधा पेड़ रोप दीजिए, पेड़ उग जाता है। तो यही हो गया ए सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको बोला जाता है? जैसे कि आप प्लांट, वही मैं प्लांट का ही बोला था ना, जिसमें आप पत्ता को ले लीजिए लगा दीजिए, या तना को ले लीजिए लगा दीजिए मिट्टी में, फिर से वो पेड़ बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये बहुत सारी वीडियो से होता है। कटिंग के थ्रू हो जाएगा, स्टेम कटिंग, काट दीजिए यहाँ से और लगा दीजिए, फिर हो जाएगा। बडिंग के थ्रू हो जाएगा वो। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा। अब आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके ऊपर क्या था? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि पूछ दिया जैसे कि फ्रेगमेंटेशन किस तरह का रिप्रोडक्शन है? ये अपने आप में एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। फ्रेगमेंटेशन ए सेक्सुअल है, बडिंग ए सेक्सुअल है, फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन ए सेक्सुअल था। तो ये सब एग्जाम्पल इतना ही याद रखना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ए सेक्सुअल था, यही सब याद रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं रखना। क्या होता है उतना दिमाग में नहीं भी है तो चलेगा। अब देखिए, अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी। एक दूसरे चैप्टर में, मतलब चैप्टर 6 में ही बताया था मैंने, स्टेमन होता है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। और स्टेमन के अंदर में होता है एंथर और फिलामेंट होता है। और फीमेल के अंदर में होता है, देखिए, ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है।
क्रॉस पोलिनेशन, और पोलिनेशन मतलब जो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है पोलिनेशन की हेल्प से होता है। मतलब एंथर का जो है ना ऊपर का भाग, ये ओवरी में इसका जाना चाहिए, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है ना, जाइगोट फॉर्म होता है यहीं पर, एम्ब्रॉय जाइगोट में कन्वर्ट होता है यहीं पर। और ये जब एक ही प्लांट खुद के प्लांट में होता है, मतलब यहाँ पे एंथर उड़ा जो ऊपर वाला और ओवरी में चला गया, तो इसी को एक ही प्लांट के अंदर में, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। पर जब इसका एंथर उड़ के इसके ओवरी में चला जाएगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, मतलब दूसरे में चला गया तो क्रॉस हो गया, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। तो ये जाइगोट बोलेगा क्या है, जाइगोट है फ्यूजन है गैमेट का। गैमेट मतलब दो तरह के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इसका फ्यूजन है जाइगोट। ये पूछ सकता है आपसे डिफिनीशन। तो मेल गैमेट जो है बताया था ना, गैमेट वो क्या है, वो पोलन ग्रेन है, और फीमेल गैमेट क्या है, ओव्यूल है जो कि ओवरी के अंदर में रहता है। और जाइगोट जो है देखिए, जाइगोट है फर्टिलाइज एग को ही जाइगोट बोला जाता है। मतलब जब गैमेट मेल और फीमेल एक जगह मिल जाते हैं तो उसके जो बनता है उसको जाइगोट बोला जाता है, और जाइगोट ही बाद में एम्ब्रॉय बनता है। ये बस सिलसिलेवार तरीके से याद रखिए, पहले जाइगोट बना फिर एम्ब्रॉय बना, एकदम इस तरह से याद रखिए। और सीड का जो है ना, मतलब पोलिनेशन जो हो रहा है किसकी हेल्प से, हवा से, पानी से, या कोई एनिमल उठा के इधर से उधर डाल दिया तो हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 है मोशन एंड टाइम। मतलब स्लो एंड फास्ट ये सब आप जानते ही हैं, स्पीड है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बस दिमाग में रखिए, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो एकदम, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज नहीं हो रहा है, पहला चीज। और स्पीड ही भी सेम है, एकदम 20 किलोमीटर से एकदम जा रहा है, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। दो पॉइंट होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। डायरेक्शन एकदम एक साइड में होना चाहिए, और क्या होता है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और दूसरा स्पीड सेम होना चाहिए। जैसे कि सर्कुलर कोई मोशन बोल रहा है तो बोलेगा यूनिफॉर्म मोशन, नहीं नहीं, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो कोई सर्किल पे अगर घूम रहा है लगातार तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, भले उसका स्पीड सेम होगा पर डायरेक्शन हर एक पॉइंट में इसका बदल जा रहा है, हर एक जगह बदल जा रहा है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो एक ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, ऑक्सीलेशन आप समझते हैं, जो घड़ी की पेंडुलम है इधर से उधर मूव करता है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो वर्ड जरूर होगा उसके अंदर में, तभी ये ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक। स्पीड नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्पीडोमीटर, बहुत सिंपल सा याद है, आराम से याद होगा। और ओडोमीटर क्या किस लिए दें, ओडोमीटर से हम डिस्टेंस नापते हैं, जैसे गाड़ी में दिखाता है ना इतना किलोमीटर चल लिया, वो क्या है वाकई में, वो ओडोमीटर है, ओडोमीटर। तो क्वेश्चन पूछेगा ओडोमीटर से क्या नापते हैं, तो डिस्टेंस नापते हैं। और स्पीडोमीटर से स्पीड, दिमाग में एकदम होना चाहिए सब। तो इतना ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था चैप्टर 9 में। तो चैप्टर 10 है इलेक्ट्रिक करंट और इसका इफेक्ट क्या होता है, फिजिक्स का कौन चैप्टर है ये। तो बैटरी क्या होता है ये सब आपको पता ही है, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्यूज आपने पढ़ा होगा घर में, फ्यूज खराब हो गया ये सब, तो फ्यूज के लिए प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शन में रहेगा क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाए है ना, और ब्रेक कर जाए, मतलब उसके अंदर मूवमेंट बहुत जल्दी हो जाए। और मेन है मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए है ना, मतलब मेल्ट बहुत जल्दी कर जाए वो। तो पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि वो जैसे ही हाइयर करंट है फट से मेल्ट कर दिया, वो खुद फ्यूज मतलब खराब हो जाएगा, और पूरे घर का जितना भी तार वार है जितना स्विच बचा लेगा वो। फ्यूज का यही काम है कि वो जल्दी मेल्ट कर जाता है और जिससे सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो याद रखिए
फ्यूज़ के लिए क्या ज़रूरत है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर फ्यूज़ पूछा तो ये है। एमसीबी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। ये भी फ्यूज़ की तरह ही काम करता है, इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट कम होता है जो सर्किट होती है। बस इतना याद रखिए, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए फिर आ गया, एक साइंटिस्ट है ओस्टर, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर, उस मतलब ओस्टर याद रखिए, यही पूछता भी, वर्ड भी यही लिखा है ओस्टर। इसने यही बोला था कि कंपास कोई तार का है, इसमें आप करंट भेजिएगा और बगल में कंपास रखिएगा ना, तो नीडल ना डिफ्लेक्शन देता है। कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मतलब कि ये तार है, इसके करंट जा रहा है, तो इसके आसपास ना इसके कारण करंट जाने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बनता है। और करंट जो तार में जा रहा है, इसका अगर उल्टा डायरेक्शन कर दीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में बनेगा। मतलब करंट उल्टा है तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन जो कंपास में है वो उल्टा हो जाता है। ये भी 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और ये किस साइंटिस्ट ने बताया था, ये ओस्टेड ने बताया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बात जो है, ये जो लिखा हुआ है डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास करंट के जाने से तार में, ये किसने बताया, ओस्टेड ने बताया। ये पॉइंट दिमाग में रखिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, सच कॉइल है कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ऐसा कोई कॉइल है जिसमें अगर आप करंट जाने से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके अंदर आप करंट डालिएगा तो वो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल आ जाता है ना, उसके अंदर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाता है। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है, जो चीज़ें हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये आर्टिफिशियल है, ये कोई नेचुरल तरीके से नहीं होता। जैसे एक मैग्नेटाइट हमने पढ़ा था दूसरे चैप्टर में, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये आयरन का एक ओर है, आयरन का ओर है। मैग्नेटाइट किसका है, आयरन का ओर है, याद रखिएगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट है ना। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने खुद से बनाया। तो जैसे यही है, मतलब आयरन का पीस है, इसके चारों ओर जो तार है ना, जो घर में जो तार, उसको छील दीजिए ऊपर से, बस अंदर का जो मेन तार है कॉपर वायर, उसको इसके अंदर बहुत घेरा मार दीजिए और करंट पास कर दीजिए इस तार में, तो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ बन जाएगा। चैप्टर 11 है लाइट। लाइट पहले बता दो किससे बना होता है। लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल फोटोन होता है। कहने का मतलब जो आपका एटम पढ़ते हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट, ऐसी लाइट छोटे छोटे फोटोन से बना हुआ है। अब मिरर में आपने पढ़ा ही है, मिरर में जब लाइट आता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसी को बोला जाता है डिफ्लेक्शन। ठीक, और बताता हूँ एक प्रॉपर्टी इसमें दिया है, सब कुछ जो दिया है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जो प्लेन मिरर होता है ना, जो आप मुंह देखते हैं ना उसको, जिसमें आईना में, उसको प्लेन मिरर बोला जाता है। तो उसमें जो बनता है, आप देखते होंगे जो ऐसे हैं आप खड़े, मुंह ऊपर है, तो उसमें जो फोटो बन रहा है उसमें मुंह आपका ऊपर ही होता है, उल्टा नहीं होता है। तो इसी चीज़ को इरेक्ट बोला जाता है। और सेम साइज बनता है, मतलब आप इतने बड़े हैं तो इतने ही बड़े बनिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें छोटा हो जाएगा। इसको ही बोला जाता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में पूछेगा इमेज जो बनता है वो किस तरह का होता है, उसका नेचर क्या है, तो नेचर में रहेगा इरेक्ट, सेम साइज, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यही 2 वर्ड लिखा रहेगा। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है। देखिए कनकेव मिरर, जो कन्वेक्स मिरर है ना, इसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो दो पूछेगा कौन सा मिरर स्फेरिकल मिरर है, तो कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपका स्फेरिकल मिरर है, याद रखिए। रियल इमेज क्या होता है, वो इमेज जो कि स्क्रीन पे आपको बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज। वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन में तो नहीं बनता है, बस आभास होता है कि अच्छा ये यहाँ बन रहा होगा। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास या कन्वेक्स लेंस, मतलब पूछ दिया कि क्या मैग्नीफाइंग ग्लास किसको बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, दिमाग में रखिए। फिर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कन्वेक्स लेंस जो होता है ना, कनकेव लेंस, वो डाइवर्ज करता है। मतलब कि जो रे आया, जैसे कि यहाँ पे देखिए,
ये है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस है। इसमें जब रे आया इससे तो डाइवर्ट हो गया, दूर भाग गया, देख रहे हैं, नज़दीक नहीं आया, इसमें क्या नज़दीक आ रहा है ना, इसमें दूर भाग गया, दूर। तो इसी जो मतलब डाइवर्ज करता है, बेंड आउट पार्ट है, तो इसी को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए तो कौन से लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है? कनकेव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस को, जैसे ये वाला था कन्वेक्स लेंस, इसमें क्या देख रहे हैं एक साथ आ रहा, तो इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस। तो कोई एक चीज़ याद रखिए आप, देखिए कन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग लेंस, बात खत्म। ठीक, यही याद रखिए, कनकेव लेंस का उल्टा कर जाएगा। और कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, दिमाग में ये भी रख लीजिएगा। तो जो मिरर है, जो आप मिरर देखते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा है? दो प्रॉपर्टी, इरेक्ट होता है और सेम साइज होता है ना, सेम साइज होता है। फिर और प्रॉपर्टी है उसमें, लेफ्ट का राइट हो जाता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है ना लेफ्ट का, मतलब जो बायां हाथ है, बायां हाथ है आपका, वो दायां हाथ होता है वहाँ पे इमेज में, ये उल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन। ये दूसरे चैप्टर में आएगा आपको, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में मत रहिए, आएगा दूसरे चैप्टर में। तो दो तीन प्रॉपर्टी मिरर से, इरेक्ट बनता है मतलब सीधा बनता है, सेम साइज होता है, फिर उल्टा हो जाता है। कनकेव लेंस होता है, अभी हमने बताया ना कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस बताया था, याद रखिएगा। कन्वेक्स देख लीजिए, कन्वेक्स लेंस बताया था मैंने, उसको याद रखने के लिए कि मैग्नीफाइंग ग्लास को बोलते हैं कन्वेक्स, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना। कन्वेक्स लेंस बताया था, मैग्नीफाइंग ग्लास, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। पर कनकेव लेंस जो आया था ना, इसके बारे में एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि कौन सा लेंस है जो हमेशा ऑलवेज सीधा, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है, ये प्रॉपर्टी तो मतलब समझ लीजिए कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस मारिए टिक, निकलिए। तो चैप्टर नंबर 12 है फॉरेस्ट आवर लाइफ में। तो फॉरेस्ट आप जानती है जंगल क्या होता है, वहाँ पे सब कुछ रहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस तरह, तो देखिए ह्यूमस क्या होता है? जो पेड़ पौधे जो सरगल जाते हैं, पत्ता सरगल जाता है, धीरे 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 वो सरगल गया, उसमें पानी आया, गर्मी आई, ठंडा आया, तो सड़ गया वो। तो सड़ने के बाद जो बनता है ना, वो ह्यूमस होता है। डेड प्लांट या एनिमल टिश्यू जो होते हैं, डार्क कलर सब्सटेंस में जो कन्वर्ट हो जाते हैं, गाढ़ा हो जाता है, उसको बोला जाता है ह्यूमस। ये खाद की तरह काम करता है, मतलब ह्यूमस एक खाद की तरह काम करेगा पौधा उगाने के लिए, है ना। डिकम्पोजर क्या है समझ ही रहे हैं, जो डिकम्पोज कर दिया, मतलब जो सड़गल गया है, जो प्लांट वांट सड़ गया, इसको ख़त्म करने में कौन यूज आता है? डिकम्पोजर ही ख़त्म करता है। तो यही था मैं, तो ये क्लास 7th का आखिरी चैप्टर है, वेस्ट वाटर स्टोरी, चैप्टर 13। तो वेस्ट वाटर क्या होता है? जो वही आपका घर से जो बाहर निकल रहा है या कहीं से बाहर निकल रहा है, पानी वानी का यूज़ करने के बाद बर्तन धो दिए तो जो निकल रहा है बाहर, उसी को बोलते हैं वेस्ट वाटर। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, स्लज, स्लज क्या होता है? सॉलिड जो होता है ना, जैसे कचरा है, कचरा को आप, पानी है, पानी में कचरा है बहुत सारा छोटा सा, तो इसको छोड़ दीजिए आप कुछ समय के लिए कचरा, तो धीरे धीरे कचरा जो कुछ कुछ कचरा है जो नीचे सेटल, पानी के नीचे में सेटल हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड चीज़ जो है सेटल जो नीचे हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्लज। तो पूछेगा स्लज क्या होता है? इस तो इम्पोर्टेंट टर्म यार, एस से स्लज, एस से सॉलिड, वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, दिमाग में रखिएगा। जो सॉलिड है तो नीचे में सेटल हो जाता है, तो बॉटम में सेटल होते हैं ना, याद रखिए, दो पार्ट। बोल देगा एबव सेटल नहीं, बॉटम में सेटल होते हैं, और ये सॉलिड होता है, ये याद रखिए, इसको स्लज बोलते हैं।
वाटर ट्रीटमेंट आप समझ ही रहे हैं ये सब क्या होता है, ये सब पता ही है। तो यही है, जब वेस्ट वाटर जब का ट्रीटमेंट करते हैं हम ना, तो हमको क्या मिलता है, स्लज मिलता है और बायोगैस मिलता है। इसका हम यूज़ करते हैं खाना वाना पकाने में, और स्लज वही नीचे में सेटल कर जाता है। तो यही पूछ देगा कि बाई प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होगा, ऑप्शन में होगा स्लज, बायोगैस। आइए ठीक, मोर देन वन ऑफ देम निकलिए। तो ये था चैप्टर साइंस का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 से 13। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, साइंस के चैप्टर नंबर 8, 9, 10, क्लास 8, 9, 10 का मिलते हैं। साइंस के क्लास 8, 9, 10 के सभी चैप्टर के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।